पहिया निकालना पड़ेगा। जब डेली सर्विस में 2200-2300 रुपए। मुझे उसको बेच के नई गाड़ी ले लेनी चाहिए। छोटी गाड़ी और स्कूटर या फिर स्प्लेंडर हमारे पास होनी चाहिए, कान आवाज करती है अच्छा चलने में। दोस्तों, क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड का एक ऐसा प्रोडक्ट है, कहने की जरूरत नहीं है, इस तरह से बिकता है ये, इस तरह से बिकता है कि या ये कहिए कि एक छत्र राज इस गाड़ी का है। प्योरली 350 सीसी सेगमेंट में इसका एक डोमिनेंस है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लासिक 350 का ओनरशिप एक्सपीरियंस। जो इस गाड़ी के ओनर हैं वो उसको 10,000 से ज्यादा चला चुके हैं और करीब 1.5 साल उसको लिए हुए हो गया और लगातार इन्होंने इस दौरान ये गाड़ी चलाई है और कई तरह से इसको यूज किया है। साथ ही कई मॉडिफिकेशन भी इन्होंने कराए। क्यों कराए वो मॉडिफिकेशन, क्या इसमें अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं, किस चीज पर ज्यादा वो फोकस करेंगे, आज वो अपनी जुबानी खुद बताएंगे। तो दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए आते हैं मुद्दे पर और बेबाक बातचीत होगी गाड़ी के ओनर से कि उनका एक्सपीरियंस इस गाड़ी को लेके क्या रहा। तो दुर्गेश भाई, ऑटो गाइड चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, आपको बता दूं, ये भी एक चैनल चलाते हैं अलीगढ़ ऑटो एक्सप्लोर के नाम से, लेकिन आज हमारे साथ ये एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे क्लासिक 350 का। तो दुर्गेश भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी कि आपको कितना टाइम हो गया इस गाड़ी को चलाते हुए और कितने किलोमीटर अब तक गाड़ी आपने चलाई है, हमारे व्यूअर्स को आप जी बताइए। सर, लगभग मुझे जो है इस गाड़ी को 10,000 किलोमीटर में इसको चला चुका हूँ और 1 साल 3 महीने के आसपास इसको जो है लिए हुए हो गया है मुझे। आप इसके अलावा और भी रॉयल एनफील्ड की और भी गाड़ियां चला इससे पहले सर मेरे पास जो है BS4 गाड़ी थी, जो कि सर मैंने चलाई। फिर उसके बाद मुझे क्या है कि एक मेरे दोस्त में थी ये नई गाड़ी, तो मैंने जो है ये चलाई, तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे उसको बेच के नई गाड़ी ले लेनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि सर इसका जो है, जब आपने नई गाड़ी बेच के ये गाड़ी ली, फिर क्या डिफरेंस, आपने पैसा भी दिया होगा। मैं बताऊंगा सर, उसका एक रीजन मुझे सबसे बड़ी ये लगा था कि जब मैंने इसको चलाया था ना, इसकी रिलायबिलिटी और जो इंजन का जो साउंड था वो कम था और चलाने में बहुत स्मूथ बदला हुआ था। हाँ। वाइब्रेशन गाड़ी कम थे, वाइब्रेशन कम था जी। वाइब्रेशन गाड़ी में कम थे। तो आपने ऐसा पहले ही चला के देख ली थी, उसके बाद फिर आपने डिसाइड BS4 को हटाओ, हाँ BS6 लाओ, नहीं ले लेनी और पॉल्यूशन में को कम करने में भी भागीदार। जी जी जी। तो दुर्गेश भाई, जब आपने BS4 से BS6 पे अपने आप को अपग्रेड किया, जी तो कितना पैसा और ज्यादा देना पड़ा आपको? ये कितने की पड़ी आपको? अच्छा सर, ये इसकी जो ऑन रोड जो कीमत मुझे पड़ी थी वो लगभग 2,37,000 के आसपास पड़ी थी। 2,37,000 रुपए की आपने गाड़ी ली थी, जी जी। जिसमें कि आपको एसेसरीज वगैरह, इंश्योरेंस हाँ सर, मैंने RTO, इंश्योरेंस और जो है एक्स-शोरूम ही लिया था, एसेसरीज मैंने नहीं ली थी। अच्छा, हाँ क्यों एसेसरीज क्यों नहीं ली थी? सर, रूम वालों ने फोर्स नहीं किया? हाँ सर, उन्होंने फोर्स किया था। टिकट तो दिया होगा। हेलमेट, हाँ हेलमेट दिया था उन्होंने, हेलमेट दिया था। क्या बोला, फ्री है इसके साथ? हाँ, फ्री बोल के ही दिया था उन्होंने मुझे हेलमेट, हाँ। और मेरा लेने का मन तो था ही नहीं है, खैर उन्होंने दे दिया। उनकी ले लेना चाहिए, जब इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे हैं तो एक छोटा हेलमेट भी ले लेना चाहिए। तो इसमें आप जब शोरूम विजिट किया, आपने अलीगढ़ में ही शोरूम विजिट किया होगा, हाँ जी सर। तो कोई डिस्काउंट मिला आपको? हाँ सर, डिस्काउंट के लिए मैंने बोला था उसे, तो क्या है कि डिस्काउंट के लिए मैंने पिताजी को नहीं बताया था क्या, मैंने और मेरे बड़े भाई ने डिसाइड किया था उनकी जाके देखते हैं गाड़ी, उसके बाद देखेंगे हम जो है क्या क्या फीचर्स। और मैंने डिस्काउंट की बात वैसे फ़ोन पे ही कर ली थी उनसे, और 2-3 जगह डीलरशिप पे और पूछा था, लेकिन मुझे सही मिल रही थी गाड़ी, डिस्काउंट उन्होंने दे दिया था मुझे। कितना डिस्काउंट मिल गया था? लगभग सर औरों के अपेक्षा मुझे यहाँ 3,000 रुपये ज्यादा का डिस्काउंट मुझे मिल रहा था औरों के अपेक्षा। अच्छा, हाँ, तो ऐसा तो नहीं कुछ प्लस माइनस कर दिया हो? हाँ ना ना ना। ऐसा एसेसरीज तो आपने लिए हैं। हाँ, तो RTO, इंश्योरेंस और एक्स-शोरूम सर मैंने लिया था, जिसमें कि जो है कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या है कि जब हम लोग शोरूम पे गए थे तो पापा जी को हम फिर बाद में लेके गए थे डिलीवरी के समय, तो पापा ने उस समय देखा कि जब वो साफ कर रहे थे तो किक नहीं थी इसमें, किक नहीं थी इसमें। फिर किक के लिए आपको पता था पहले से किक नहीं है? हाँ मुझे तो पता था, लेकिन पापा को नहीं पता था हमारे को, तो पापा बोले कि नहीं, बिना किक की गाड़ी लेंगे, रास्ते बंद होगी कभी, क्या करेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये दिक्कत कितनी बार अब तक आई है कि किक ना होने की वजह से आपको कोई परेशानी? सर इसमें देखिए, कंपनी पहली बात तो कोई चीज अगर दे रही है ना सर, तो उसमें जो है कुछ ना कुछ सोचती है कि होती है, तब ये आदमी कितना मारता है किक को, सेल से स्टार्ट करता है। नहीं, सेल्फ से स्टार्ट तो करता है। मान लीजिए 1% अगर आपकी गलती से ही आपकी बैटरी डाउन हो गई, जी आपकी गलती से, मान लो कोई लाइट जली रह गई, आपने इग्निशन ऑन छोड़ दिया, बैटरी आपकी डाउन हो गई, जी आप कहीं बाहर हैं, जी। तो ऐसा कभी हुआ है? सर ऐसा तो अभी फिलहाल नहीं हुआ, क्योंकि आगे इतने करीब मैं
ज्यादा से ज्यादा कभी ले गया हूँ तो 100 किलोमीटर के आसपास, 80 किलोमीटर के आसपास दूर में ले गया हूँ उसे, और दिक्कत सर कभी तक नहीं आई है कहीं। अच्छा हाँ, लेकिन ये है कि देखिए ज्यादातर 95% तो आप अपने घर में ही, अपने शहर के आसपास ही रहेंगे। जी 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 5 किलोमीटर की रेंज में रहेंगे, जी जी, वहां कोई दिक्कत आनी नहीं। कोई दिक्कत नहीं है वैसे अभी तक आई, वैसे फिलहाल सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं। तो देखिए अभी ये जो बैटरी जो सेल्फ स्टार्ट का है, बैटरी की जो क्वालिटी है, ये कंपनियों ने सुधारी है, काफी इम्प्रूवमेंट किया है। हाँ। और खास तौर से जब से BS6 गाड़ी आई है तो सेल्फ स्टार्ट की जो प्रॉब्लम होती थी वो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गई है। अब किसी गाड़ी में ऐसी दिक्कत आती नहीं है, इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियों में अब किक नहीं आ रही है। तो दुर्गेश भाई एक चीज और बताइए जी, कि आपने 2,40,000 रुपए खर्च कर दिए, हाथी आपने ले लिया, जी तो अब इस हाथी को खिलाने में कितना खर्चा आता है? पहली सर्विस पे आप कितनी सर्विस होगी इसकी? सर मैंने इसकी जो है तीसरी सर्विस आज कंप्लीट करी है इसकी। 3 सर्विस इसकी हो गई, तो तीनों सर्विसों पे आप बताइए अलग अलग कितना कितना खर्चा आया? सर पहली सर्विस मैंने जो है कराई थी तो उन्होंने मुझे फोन पे ही बता दिया था, मैंने पूछ लिया था क्योंकि सर कितना लगभग कॉस्टिंग इसकी आ जाएगी, तो उन्होंने बोला था कि सर पहला जो है लगभग 2200 से 2300 रुपये आपके इसमें लग जाएंगे, जिसमें कि फिल्टर वगैरह चेंज करनी कह रहे थे। पहली सर्विस में हाँ, या आज थर्ड में? नहीं पहली में ही कह रहे थे। पहली सर्विस में 2200-2300 रुपए? हाँ पहली में ही, दूसरी में कम लिए थे लेकिन उन्होंने दूसरी में करीब 350 रुपये करीब चार्ज करे थे उन्होंने। अच्छा 350 रुपये करीब लिए थे। अच्छा, और अब थर्ड सर्विस में? थर्ड सर्विस में सर लगभग जो है मेरे ख्याल से 1900 रुपये के आसपास खर्चा हुआ है। 1900 रुपए? जी तो पहली सर्विस में जो 2200-2300 रुपए आप बता रहे हो, जी। उसमें पहली सर्विस में फिल्टर कहाँ चेंज होता है? सर उन्होंने फिल्टर चेंज हुआ था। उन्होंने कहा ऑयल कितने का है इस गाड़ी का, इंजन ऑयल? ऑयल सर उन्होंने एक इनवॉइस मुझे बना के दी थी जिसमें कि मैंने देखा था करीब 900 रुपये के आसपास का ऑयल था। 900 रुपए का ऑयल था। जी। चलो खैर, मतलब पहली सर्विस में 2200-2300 रुपए। हाँ। लेकिन उसमें जो फिल्टर आप बता रहे हो, फिल्टर पहली सर्विस में तो कोई फिल्टर चेंज होते नहीं है। को ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर चलो खैर सारे। देखिएगा जी और हम भी देखेंगे क्या ऐसा मैंडेटरी है जी कंपनी की तरफ से इसमें। बाकी जैसे कि मैन्यूवरेबिलिटी की अगर हम बात करें कि आप शहर में गाड़ी चलाते हैं, अभी तक आपने देखिए स्कूटर भी चलाया होगा, एक्टिवा चलाया होगा, स्प्लेंडर भी चलाई होगी, जी जी जी। तो उससे भी आपने अपने शहर को घूमा होगा, हाँ हाँ है जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वो सब घूमे होंगे। जी। अब जब आप ये चला रहे हो तो जाहिर सी बात है आप ये भी लेके गए होंगे। हाँ सही बात है, तो लेकिन कभी उन गाड़ियों की याद तो नहीं आई इसमें? नहीं सर, भीड़ भाड़ में आपके जब जो है गाड़ी को जब हम लेके निकलते हैं भीड़ वाले इलाके में, मार्केट में, तो सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो है छोटी गाड़ी और स्कूटर या फिर स्प्लेंडर हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि इसे जब आप लंबी राइड करके बार बार रोकेंगे, उठाएंगे गाड़ी को, तो दर्द होता है सर हाथों में। तो लगता है कि हल्की गाड़ी हमारे पास होनी चाहिए। हाँ, मतलब ये क्लच भी इसका हार्ड है उस वजह से, और फिर बैलेंस करना, जी जी। वो दूसरा बहुत जल्दी जल्दी रोकना फिर छोड़ना, रोकना। हाँ हाँ हाँ, तो उससे सर हाथों में ऐसा लगता है कि बहुत, और वेट तो है ही पूरा, खासा वेट है गाड़ी का। तो इसमें मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, क्लासिक 350 और होंडा की हाईनेस। तो उस गाड़ी की मैन्यूवरेबिलिटी बहुत जबरदस्त है। उस गाड़ी को आप चला के देखिए, टेस्ट राइड लीजिए। अगर आप शहर में चल रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, ना आपका हाथ थकेगा, क्लच भी बहुत सॉफ्ट है उसका, और आप ऐसा लगेगा जैसे कि आप 350 सीसी नहीं कोई हल्की गाड़ी चला रहे हैं, कोई 150 सीसी गाड़ी चला रहे हैं, जबकि आपको परफॉर्मेंस और पावर पिकअप जो है ना वो भरपूर मिलेगा उसमें। तो उसको चलाने का मजा भी अलग ही है। तो दुर्गेश भाई, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने भीड़ भाड़ वाले इलाके छोटे अपने शहर के वो भी किए हैं, और 80-100 किलोमीटर की राइड पे भी आप गए हैं, लंबी राइड। जी जी। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको लगभग इसका क्या माइलेज आपको इसका मिलता है? सर माइलेज, पहली चीज तो सर मैंने माइलेज मतलब गाड़ी ली थी तो लगभग 5-6 महीने मैंने इसको गाड़ी को चलाया था, कोई माइलेज मैंने नहीं देखा कि क्या माइलेज दे रही है, क्या माइलेज नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, मैं अब देखते हुए, अब मुझे काफी समय हो गया है, तो मुझे यहाँ तक कि लगता है कि लगभग जो है करीब 45 से 50 के आसपास मुझे ये जो है एवरेज दे रही है। 45-50 का माइलेज आपको दे रही है सिटी में? जी। और वैसे सर मैंने जो है देखा नहीं है कि क्या एवरेज मुझे दे रही, वैसे मुझे अंदाजा है लगभग 45 का एवरेज मुझे दे रही है आराम से। तो दुर्गेश भाई एक बात बताइए, जैसा कि आपने बताया कि मैंने 80-100 किलोमीटर तक भी इस गाड़ी को चलाया है जी। तो जब लंबी राइड की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक चीज और आती है, क्या गाड़ी कंफर्टेबल होगी, क्या इतनी दूरी तक हम चलाएंगे, थक नहीं जाएंगे? तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा?
मतलब आपको ऐसा तो नहीं लगा बीच में रास्ते में कि यार कोई और साथ में होना चाहिए था, मैं थक गया, वो चला लेता, मैं बैठ जाता? सर मेरे को जो है, जब मैं पिछली भी गाड़ी थी उससे भी मैंने काफ़ी लंबी राइड करी है और इसमें भी मैंने करी है, तो इसमें क्या है कि ड्राइवर को तो बहुत अच्छा कंफर्ट है। पिछली वाली जो थी BS4, उसमें जो सीट थी ना वो थोड़ी सी छोटी थी, इसमें काफ़ी चौड़ी है, तो ड्राइवर को दिक्कत होती नहीं थी, पैसेंजर को थोड़ी सी दिक्कत होती, तो पीछे जो है ठीक थी, ठीक नहीं थी। इसमें जो ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, आपके अगर चलाओगे आप, मतलब इस राइड में आपको दिक्कत नहीं हुई? मुझे तो दिक्कत पहले भी। लेकिन जब 80-100 किलोमीटर आपने चलाई तो गाड़ी में जो वाइब्रेशंस हैं उसकी वजह से थकान तो हुई होगी काफी, कि वहां पहुंचने के बाद यार थक गए? नहीं सर, और अगर करने का एक हाल हुआ? गाड़ी अगर आप चलाएंगे तो फिर मजा आएगा चलाने में, अच्छा, रुकने का मन नहीं करेगा, ऐसा लगता है कि अपना गाड़ी चल रही है तो एक स्पीड पर चली रही है गाड़ी, जरूरी नहीं है कि। मतलब आपको बिल्कुल भी ऐसा ही लगा कि गाड़ी 80 किलोमीटर लगातार चलाई थी आपने? हाँ सर, लगभग जो है 75 के आसपास मैंने लगातार ही चलाई थी। तो जब कोई पापा या कोई बैठते तो उनकी वजह से रोकनी पड़ती है गाड़ी बीच में। तो मतलब आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई? हाँ, और कंफर्टेबल में कोई दिक्कत नहीं है। तो दुर्गेश भाई, अगर जैसे कि आपको 1.5 साल हो गया गाड़ी लिए हुए, 3 सर्विस आपने करा भी ली, 1 साल से कुछ ज्यादा टाइम हुआ है, मतलब पूरा 1.5 साल नहीं। हाँ। तो आपको कोई भी किसी भी तरह के कोई इश्यूज आपको फेस हुए जिसकी वजह से आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ा हो, फोन करना पड़ा हो, या किसी और से बात करनी पड़ी हो, या किसी भी तरह की कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत आपको अब तक महसूस हुई हो? इसमें सर सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये लगती है कि जैसे कि अगर गाड़ी अपने, जैसे कि हमारे घर जहाँ बना हुआ है तो वहाँ पे जो है कहीं सड़क ऊंची नीची है, ब्रेकर? हाँ, तो नीचे जो इसका जो इंजन गार्ड जो नीचे लगा हुआ है ना, ये जो है कभी कभी टकरा जाता है, अच्छा, खटाक जैसी लगती है, आवाज करती है ये। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम होने की वजह से अब कभी कभी आपको ये और फेस होता है? हाँ, तो मैंने सर्विस सेंटर में बोला था तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि इसमें जो ये जो नीचे जो लगी हुई है ना, अगर आप इसे हटवा देंगे तो ये आवाज नहीं आएगी, क्योंकि लगेगा ही नहीं वो इंजन, इसकी वजह से थोड़ी सी नीची हो जाती है गाड़ी, तो इस चक्कर में वो लग जाता तो है। ये प्लेट ये तो कंपनी लगा के देती है ना? कंपनी भी लगा के देती है, लेकिन फिर भी कहती है कि जो है लगेगा सर ये तो थोड़ा सा। हाँ, मतलब लेकिन इश्यू तो है ही। जी जी, इशू और सर अलावा कोई, इसके अलावा सर एक जो है, जब पिछला पहिया जब चल रहा था तो उसमें कट कट ऐसे आवाज कर रही थी, तो मुझे लगा कि जो है बेरिंग वगैरह कुछ दिक्कत आ सकती है। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि ये जो तान कभी कभी ढीली हो जाती है तो तान आवाज करती हैं अच्छा चलने में। हाँ, पीछे यार, कैसे, ये तो साइकिल में होता है ना? यही बोला था कि एक तान आपकी ढीली हो गई, वो कैसे टाइट करते हैं उससे? साइकिल वाला एक वो जो होता है उससे टाइट करते हैं? हाँ, वो कह रहे थे कि पहिया निकालना पड़ेगा जब होगी वो। अच्छा, जी तो आज बंद कर दी थी? हाँ, पहले फिर कर दी थी, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि अभी भी कहीं से कहीं कर रही है, वो आवाज पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। और इसके अलावा बाकी और कंफर्ट, शॉकर वॉकर का कंफर्ट? हाँ, बाकी जो है शॉकर में जैसे कि बड़ा ब्रेकर है सर, तो नीचे यहाँ लगती थी, तो शॉकर भी कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसे आवाज कर रहा है, लगने के बाद कट ऐसे अच्छा, आवाज आती थी यार। शॉकर जैसे गड्ढे में अगर गाड़ी जा रही है या थोड़ी गहरी रच्चियां, हाँ हाँ, तो शॉकर टकरा जाते हैं। जी जी, नीचे एक्चुअली इसका जो ट्रेवल है ना 130 mm के लगभग आता है, और वो कम है इस गाड़ी के हिसाब से। आई थिंक थोड़ा सा ट्रेवल और अगर इसमें होता तो फिर वो दिक्कत हाँ नहीं आती। नहीं आती। अब उसके पीछे कंपनी का क्या मकसद है, क्या है, वो कंपनी जानती है। जी लेकिन ये तो हम लोगों को पता चला है, आप लोग हमें शेयर करते हैं तो हमें पता चलता है ये बात। तो दुर्गेश भाई, एक चीज और कि चलिए, ये जो आपने कुछ कॉन्स बताए, कुछ छोटी मोटी कमियां बताई, क्या इसको हम इग्नोर कर सकते हैं इन कमियों को? ये बताइए आपके लिए, मतलब अगर गाड़ी की ओवरऑल देखें उसके आगे इन चीजों को आप इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं? कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा आता है मेरे साथ। हाँ, इसमें यही बात है कि अगर रॉयल एनफील्ड जैसी अगर हम गाड़ी एक चला रहे हैं क्लासिक गाड़ी, तो उसमें के लिए आप कुछ छोटी मोटी कमियों को इग्नोर करने के लिए तैयार? जी जी, और ये भी सर कमी ऐसी है कि कभी कभी बड़ी धच्ची आ रही है, तो कभी लगती है गाड़ी, हारी रवर हैं आप। तो ऐसी कोई बड़ी कमी नहीं है। तो अगर एर्गोनॉमिकली जो गाड़ी का डिजाइन है, बैठने के बाद जो कंफर्ट है, जो बॉडी पोस्चर बनता है, जी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, पहले से मैंने बताया, जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड की गाड़ी पहले चलाई थी, तो इसका लुक और जो है रिफाइनमेंट इसका जो है मुझे बहुत अच्छा लगा पिछली वाले से, जब मैंने स्विच किया तो पुरानी से नहीं। उसके मुकाबले इसमें बैठने का पोस्चर और कंफर्ट उससे ज्यादा है क्या? हाँ, सीट का तो थोड़ा सा फर्क है, इसमें इंजन का तो फर्क है ही है, अच्छी बात है। और इसकी जो है ना क्लिच वगैरह जो ब्रेकिंग सिस्टम है, ये थोड़े से चौड़े दिए हैं, जिससे कि
गाड़ी को पकड़ने में कॉन्फिडेंस आता है कि गाड़ी जल्दी कंट्रोल हो जाएगी, और जल्दी कंट्रोल होती भी है। ज्यादा चौड़े होने की वजह से ऐसा भी तो लगता है कि ये थोड़ा दूरी बढ़ जाती है, मतलब उंगली को पूरा ऐसे लाना पड़ा। हाँ, वो ऐसे इससे थोड़ी सी कहीं ना कहीं इससे पकड़ भी जो है बन जाती है गाड़ी की। तो अगर इसकी सीट हाइट की बात करें तो आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'7" है। 5 फीट 7 इंच है। तो अगर आपको आई थिंक कोई दिक्कत ऐसी आती नहीं होगी। हाँ, लेकिन कभी कभी भीड़ भाड़ में कोई ऐसी दिक्कत आती है क्या? भीड़ भाड़ में नहीं, मान लीजिए अगर गाड़ी ऊंचे नीचे पे अगर खड़ी है तो कभी जो है उधर पैर पूरा रखना पड़ता वैसे नहीं आती, नॉर्मल जैसे कि मेरी हाइट 5.5 फीट है है। और मुझे भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, पूरा पैर मेरा टिका हुआ है। हाँ, लेकिन ऊंचा नीचा होगा तो जाहिर सी बात है जी, वो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन इतनी भारी गाड़ी के लिए अगर आप ऊंचे नीचे पे खड़े हुए हैं और इस तरह की दिक्कत आ गई तो फिर संभालना। हाँ, फिर वो है कि अगर सर झुक गई तो फिर वो उठाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। हाँ। दुर्गेश भाई, इसमें फ्यूल टैंक आपके कितने लीटर का है? फ्यूल टैंक मेरे ख्याल 15 लीटर के आसपास होगा शायद। आसपास है, 15-16 के आसपास। 15 के आसपास होगा। तो इसका रिजर्व कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितना पेट्रोल रिजर्व में रहता है? रिजर्व का कोई अभी तो इसमें कोई वो होगा नहीं चेक करने का? कुछ नहीं है, सिर्फ जो फ्यूल इंडिकेशन है, जो बार होते हैं जी, वो ब्लिंक करते होंगे आप। हाँ, तो उसमें कैसे बदलता है रिजर्व में? दूसरे पे आ जाती है ना जब, तो ये पेट्रोल पंप का सिंबल बना हुआ है तो वो जलने लगता है, ब्लिंक करने लगता है। लास्ट वाले पे आके? लास्ट वाले पे आके ही लगता है, दूसरे वाले पे नहीं पता चला, लेकिन दूसरे पे आके वो फिर मुझे लगता है कि पेट्रोल और डलवा लेना चाहिए, तो फिर मैं तो ये कैलिब्रेशन जो होता है ना फ्यूल का, ये थोड़ा मतलब एग्जैक्ट निकल के आता नहीं है। और कोई भी कंपनी कितना भी फ्यूल वो बना देती है, इसका कोई एक पैमाना नहीं है सेट कि बंदा आइडिया लगा सके कि जैसे कि अगर इसका 15 लीटर का टैंक है तो लगभग 20% से ज़्यादा रिजर्व फ्यूल नहीं होना चाहिए जी, तो 15 लीटर का तो 3 लीटर होना चाहिए। लेकिन मैंने अभी जो आपकी मीटियोर है, रॉयल एनफील्ड की मीटियोर है, क्यों है, उसका भी 15 लीटर का टैंक है। मैंने उसका फ्यूल कैलिब्रेशन किया प्रैक्टिकली कि उसका सारा फ्यूल निकाल के फिर मैंने 1-1 लीटर करके फ्यूल डाला और मैंने मीटर को देखा कि मीटर के कितने बार आगे बढ़ते हैं। वो पूरा एक वीडियो मैंने बनाया। उसमें जब मैंने देखा तो रिजर्व में ही 5 लीटर पेट्रोल रिजर्व में चला गया था। मतलब जो इंडिकेशन आ रहा था वो तब हटा जब मैंने 5 लीटर पेट्रोल डाल दिया। तो इसका मैंने अभी फ्यूल कैलिब्रेशन नहीं किया है, लेकिन मीटियोर 350 का फ्यूल कैलिब्रेशन दोस्तों मैंने किया है। तो उसका लिंक मैं ऊपर आपको देता हूँ, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं उस वीडियो को कि आपकी मीटियोर 350 में मैंने किस तरह से किया है और आप फिर उससे काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? हाँ दुर्गेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर, और हमारे व्यूअर्स से आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करी जी, जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लें जिससे कि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। कभी भी कोई भी गाड़ी आप राइड करें तो हेलमेट का यूज जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।